सुकरात, फिलॉसफी की बात आए और इस नाम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके बिना फिलॉसफी अधूरी है। क्या आपने सुकरात के प्रसिद्ध 2 कॉलम टेक्निक के बारे में सुना है, जो फिलोसॉफिकल मेथड का छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद भी जीवन के प्रति अधिक लचीले ढंग से और एडाप्टिवली सोचने का एक शानदार तरीका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदियों से ही सुकरात की फिलॉसफीज और मेथड्स हमारे विचलित, घबराए हुए और क्रोधित आधुनिक मन को शांति और स्पष्टता देने में मदद करते आए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इनकी प्राचीन टेक्निक्स आज के मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ ओवरलैप करती हैं। मतलब आज के दौर में भी साइकोलॉजिस्ट्स मानसिक रोगियों का उपचार सुकरात के टेक्निक्स के माध्यम से ही करते हैं। देखिए, इस संसार में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ ही नहीं है जिसका सरोकार दुख, दर्द या पीड़ा से ना हुआ हो। अब वो चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक, भावनात्मक कष्ट हो या आत्मिक, लेकिन यह तय है कि दुख के बिना किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण होना असंभव है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग थोड़ी सी परेशानियों का सामना करते ही स्वयं को, ऊपर वाले को यह कहकर कोसने लगते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा वो सिर्फ अपनी अज्ञानता के वजह से करते हैं। जी हाँ, वो अज्ञान होते हैं दूसरों की तकलीफों से, दूसरों के संघर्षों से। उन्हें समाज में लोगों का हंसता हुआ चेहरा तो नजर आता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अनंत दर्द को वो देख समझ नहीं पाते। जबकि दुखी होना तो तभी लाजमी माना जाएगा जब आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही हुआ हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल परेशानियां हैं, चिंता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर अलग अलग इंसान एक जैसे दुख को भी अलग अलग महसूस करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो घटना किसी एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण हो, वो सामने वाले के लिए खुशी की वजह भी हो सकती है। यही तो है फिलॉसफी, जो बेशक थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन एक बार अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यकीन कीजिए काफी कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में एंशिएंट फिलॉसफी के उन 5 प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें हम सुकरात द्वारा दिए गए वरदान मान सकते हैं। पहला है दी मेथड। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली फिलोसोफर में से एक होने के बावजूद भी सुकरात ने कुछ लिखा नहीं, जबकि उनके शिष्य प्लाटो का कहना था कि जेल में सुकरात अपने फांसी के दिन की प्रतीक्षा करने के दौरान ढेर सारी कविताएं लिखे थे। वहीं एपिक्टेटस, जो एक प्रसिद्ध स्टोइक फिलोसोफर थे, उनका दावा था कि सुकरात ने ऐसे अनगिनत नोट्स लिखे थे जो उन्होंने स्वयं के सुधार के लिए ही डिजाइन किए थे, लेकिन उन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया। इसके अलावा उनके एक अन्य शिष्य ने यह भी बताया है कि कैसे सुकरात ने एक औपचारिक लिखित अभ्यास के माध्यम से उसे फिलॉसफी का अभ्यास करना सिखाया था। असल में इस अभ्यास के लिए उन्होंने एक पन्ने पर 2 कॉलम बनाए, पहला न्याय और दूसरा अन्याय का, और अपने शिष्य को अन्याय के हेडिंग्स के नीचे चोरी, धोखेबाजी जैसे गलत कामों को लिखने के लिए कहा। अब आमतौर पर देखा जाए तो अगर हम इन गलत कामों के विपरीत को परिभाषित करेंगे तो हमारे लिए अपने मूल्यों को समझना और चुनना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहीं से सुकरात के मेथड की असल शुरुआत होती है। अब उन्होंने अपने शिष्य से किसी ऐसी स्थिति की कल्पना करने के लिए कहा जहां अन्याय के तहत उसने जो काम लिखे थे उन्हें न्याय के तहत रखा जा सके। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए, किसी युद्ध के दौरान एक सेनापति द्वारा अपने दुश्मन के हथियार को जब्त कर लेना चोरी नहीं कहलाएगा। मतलब गलत कामों के सूची में होते हुए भी यह अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। या फिर इसी तरह किसी पिता द्वारा अपने पुत्र के भोजन में दवा छिपाकर खिलाना भले ही एक प्रकार का धोखा हो, लेकिन उसे गलत नहीं माना जाएगा। मतलब समझे, कोई काम गलत है या सही, यह सिर्फ और सिर्फ उसे करने की परिस्थिति और उसके पीछे के इंटेंशन पर निर्भर करता है। और सुकरात इस प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करने में काफी माहिर थे। इसके अलावा हर नियम, कानून और परिभाषाओं में कोई ना कोई एक्सेप्शन या लूप होल जरूर होता है, जिसे पहचान कर निर्णय लेना अपने आप में ही कौशलता होती है, जो सही फिलॉसफी के मदद से समझकर खुद को उसमें ट्रेन करके हमें उन नियमों को स्वयं पर या किसी अन्य पर कठोरता से लागू करने से बचाता है। और यकीन कीजिए, सफल, शांत और सार्थक जीवन के लिए यह कौशल काफी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक से सीखने वाली सलाह और तकनीकों का मूल्य अक्सर सीमित होता है। ऐसे में ध्यान रहे कि जो सलाह किसी एक स्थिति में अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरी स्थिति में भी अच्छी हो। जो समाधान किसी एक समस्या के लिए सही होता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे स्थिति के लिए भी सही साबित हो। और असल ज्ञान वही है जिसमें हम नई परिस्थितियों के अनुरूप नियमों को समझकर उसे अपनाकर स्वयं के बारे में सोचते हैं। सुकरात की ये 2 कॉलम टेक्निक उनके प्रसिद्ध दार्शनिक पद्धति का केवल एक छोटा सा हिस्सा सिखाती है, लेकिन मान लीजिए यह जीवन के बारे में अधिक लचीले और अनुकूल तरीके से सोचना शुरू करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा है जनरल अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। एपिक्टेटस कहते थे कि लोग घटनाओं से कम बल्कि उसके प्रति अपने राय और सोच से ज्यादा व्यथित होते हैं, जो आज के मॉडर्न कॉग्निटिव थेरेपी का प्रेरणा स्रोत है।
या फिर जिस पे पूरा साइकोथेरेपी ही आधारित है। और यह विचार कोई आज का नहीं बल्कि सुकरात के जमाने से प्रचलित है, जिसका अस्तित्व स्टोइक के स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना से भी लगभग एक शताब्दी पहले से कायम है। और अब तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारा विश्वास हमारे भावनाओं को सामान्य रूप से हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आकार देता है। मतलब साफ है कि अपने सोचने के तरीकों को बदलकर हम महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं, फिर चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न खड़ी हों। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो गए। अब आप जैसा सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। जैसे अगर आप यह सोचे कि अब क्या होगा, मैं तो किसी लायक रहा ही नहीं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो यकीन कीजिए आप बहुत बुरा महसूस करेंगे और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यह सोचते हैं कि फेल होना तो टैबू नहीं है और कोई भी फेल हो सकता है, अब और जमकर तैयारी करके सफलता पानी है, तो आप उत्साहित महसूस करेंगे और हो सकता है अगली बार सिर्फ पास ही ना हो बल्कि टॉप कर जाएं। तो यह है हमारे सोचने की असल शक्ति का प्रभाव। लेकिन हमारे कुछ गलत विश्वास इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि हमें किसी एक घटना को सकारात्मक तरीके से अलग अलग देखने की कल्पना करना तक मुश्किल लगने लगता है। भावना के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए याद करके देखिए, जब आप भय और क्रोध जैसे प्रबल भावनाओं से ग्रसित होते हैं, उस वक्त आपको हर घटना विनाशकारी और लोग असहनीय लगने लगते होंगे। आप हर छोटी छोटी बातों से इरिटेट होने लगते होंगे और फिर किसी अंधेरे कमरे में समय गुजारने के बारे में सोचते होंगे। अगर आपका यही रवैया कुछ लंबा खींच गया तो हो सकता है कि आपके घर वाले आपको कॉग्निटिव थेरेपिस्ट के पास भी लेते जाएं। प्राचीन समय में सुकरात भी कुछ वैसे ही थे, जिन्हें आज के इस आधुनिक समय में हम कॉग्निटिव थेरेपिस्ट कहते हैं। वो अपने शिष्यों से, परिचितों से अक्सर पूछा करते थे कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जो घटनाएं उन्हें परेशान करती हैं, उन घटनाओं को अन्य लोग किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है, तभी तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस स्थिति को आप एक आपदा के रूप में देखते हैं, हो सकता है कोई अन्य भी उसे बुरा लेकिन अस्थायी रूप में देखे, जबकि कोई तीसरा उसे एक अवसर के रूप में भी देख सकता है। और एक बार इस बात से अवगत होकर कि अलग अलग वैकल्पिक पर्सपेक्टिव समझ में आने योग्य होते हैं, और हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि सही पर्सपेक्टिव से कैसे हमारा विश्वास सही दिशा में मजबूत होता है, और फिर हमारा विश्वास किस प्रकार से हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। तीसरा बिंदु है सेपरेट योर थॉट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। हमारा विश्वास रंगीन लेंस की तरह होता है, मतलब जैसे जिस रंग के लेंस को लगाकर हम देखते हैं हमें वैसा ही नजर आता है। ठीक वैसे ही जिस विश्वास के साथ हम किसी परिस्थिति को देखते हैं वो परिस्थिति भी वैसी ही बन जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लेंस हैं, एक नीला जो सिर्फ दुख दर्शाता है, दूसरा हरा जो सिर्फ संदेह दर्शाता है, और तीसरा पीला जो सिर्फ और सिर्फ आशावाद को दर्शाता है। अब एक और कल्पना कीजिए कि आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जब आप इस परिस्थिति को नीले लेंस से देखेंगे तो आप केवल दुखी और नकारात्मक महसूस करेंगे। जैसे आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कैसे यहाँ काम कर पाऊंगा। फिर जब आप इसे हरे रंग के लेंस से देखेंगे तो हो सकता है आप स्वयं की काबिलियत पर शक करने लगे, या फिर आपको कंपनी की पॉलिसी पर ही संदेह होने लगे। जैसा हो सकता है कि मैं प्रमोशन के काबिल ही नहीं हूँ, या फिर मेरा बॉस मुझे प्रमोशन देना ही नहीं चाहता होगा। अब ठीक इसी स्थिति को जब आप पीले लेंस से देखेंगे तो आपको निराशा में भी आशा नजर आएगी। जैसे हो सकता है मेरी कंपनी मुझे इससे बड़े पद पर प्रमोट करने के बारे में सोच रही हो, या हो सकता है मेरे जगह पर जिसका प्रमोशन हुआ है वो मुझसे ज्यादा मेहनत किया हो और ज्यादा काबिल हो। यही तो है हमारा विश्वास, जो सेम परिस्थिति में अलग अलग रखने से, अलग अलग भावनाओं से हमें मुखातिब करवाता है। लेकिन ज्यादातर वक्त हमारा पर्सपेक्टिव सीधे तौर पर हमारे पूर्वाग्रहों पर आधारित रहता है, और अफसोस हमारा पूर्वाग्रह अक्सर दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव पर आधारित रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब आप छोटे थे तब आपको अपने पिता से पता चला कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। वो आपके पिताजी का पर्सपेक्टिव था, जो धीरे धीरे आपका पूर्वाग्रह बन गया, और इसी पूर्वाग्रह से आपके भी उसी पर्सपेक्टिव की स्थापना हुई जो यह बताता है कि पैसा कमाना आसान नहीं होता है। और यहीं पर जब हम अपने विचारों और बाहरी वास्तविकता के बीच अंतर करना सीखते हैं तो हमें 2 मुख्य लाभ होता है। पहला, सबसे स्पष्ट यह है कि हमारी भावनाओं की तीव्रता कम हो जाती है, और दूसरा थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन यकीनन और भी अधिक मूल्यवान है। वो यह है कि समस्याओं को देखने और उसे सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों को तलाशने में और बेहतर हो जाते हैं हम। तो धीरे धीरे पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढने के लायक भी बन जाते हैं। बेशक आज थेरेपिस्ट के पास इनके फैंसी नाम है, जैसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग या डिफ्यूजन, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब उन चीजों के विश्वासों को अलग करना सीखना है जो हमें सीमित सोच के दायरे में समेट कर रखते हैं। यह हमें अपनी सोच को अधिक निष्पक्षता के साथ देखने की अनुमति देता है, और साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी भावनात्मक समस्याओं के लिए विशेष रूप से सहायक भी होता है। और ऐसा करने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने विचारों को लिखिए और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखिए।
इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आप स्वयं से कहिए, मैं अभी नोटिस कर रहा या रही हूं कि मेरे मन में विचार आ रहा है। और फिर जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसे ऐसे व्यक्त कीजिए जैसे कि आप इसे कोटेशन मार्क यानी कि ब्रैकेट में रख रहे हैं। या फिर आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि किसी विचार या विश्वास को एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में चित्रित किया गया है, और फिर अक्षरों के रंग और आकार को तब तक चित्रित करते रहिए या उनकी उपस्थिति को बदलते रहिए जब तक कि आपको वो शब्द उन वस्तुओं का आकार लेते हुए नजर न आने लगे जो आप चाहते हैं। थेरेपिस्ट भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वो अपने पेशेंट से किसी परेशान होने वाले विचार को लगभग 30 सेकंड तक तेजी से सोचने के लिए कहते हैं, या फिर उसे धीरे धीरे लंबे समय तक रुकते हुए आराम से सोचने के लिए कहते हैं। यकीन कीजिए, धीमी गति में चिंता करने का प्रयास करना काफी दिलचस्प होता है। यह तकनीकें हमें किसी विचार या विश्वास को उनके माध्यम से देखने के बजाय अपने मानसिक लेंसेज को देखकर अधिक एकाग्रता के साथ अनुभव करने की अनुमति देती हैं। हाँ, निश्चिंत रहिए, ऐसा करके आप अपने विचारों से बच नहीं रहे होते, बल्कि आप स्वयं के अंतर्मन में ही इसके पक्ष और विपक्ष के साक्ष्यों पर चर्चा कर रहे होते हैं। आपको बस इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। आपको अपने उन विश्वासों से डिटैच होने की जरूरत है जो जाने अनजाने में आपको व्यथित, चिंतित और संकुचित करते हैं। सुकरात ने भी अपने विश्वासों के प्रति इस प्रकार की डिटैचमेंट अपने साथियों से चर्चा करके प्राप्त की थी, जिनके मुताबिक हमारा आत्मज्ञान एक ऐसी आंख की तरह होता है जो स्वयं को ही देखती है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन्हें प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को फिलोसॉफिकल बातों में शामिल करना है, जहां हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दिमाग के दर्पण के रूप में देखते हैं और पूर्ण वस्तुनिष्ठता से अपनी ही सोच पर अधिक ध्यान देते हैं। चौथा बिंदु है टॉकिंग इन दी थर्ड पर्सन। जब सुकरात अपने साथियों के साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा समाप्त कर लेते थे तो वो घर जाकर स्वयं से अकेले में बातचीत करते थे। वो कल्पना करते थे कि कोई अन्य सुकरात उनसे बुद्धि, न्याय और सद्गुणों के संबंध में उनकी धारणाओं के बारे में पूछताछ कर रहा है, मानो दो सुकरात सामने सामने बैठकर बात कर रहे हों, जैसे कि वो कोई अन्य व्यक्ति हो। एक सामान्य तकनीक जिसमें हम स्वयं से ही ऐसे बात करते हैं जैसे किसी और के साथ बात कर रहे हैं, और इसे ही इलेइज्म यानी कि अवैधता कहते हैं। मानसिक रोगियों की चिंता और अन्य कष्टकारी भावनाओं को मैनेज करने के लिए भी आधुनिक मनोचिकित्सा में कभी-कभी इसका उपयोग किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट इगोर ग्रॉसमैन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा में ज्ञान के प्रकृति पर शोध करने वाले एक केंद्र के प्रमुख हैं, वो एक विरोधाभास से काफी चिंतित थे। जैसे हम अक्सर अपनी समस्याओं को हल करने की तुलना में अन्य लोगों को सलाह देने में कुछ ज्यादा ही बेहतर साबित होते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने और उनके साथियों ने कई तरह के प्रयोग किए और पाया कि जब लोग स्वयं को ही किसी दूसरे व्यक्ति की कल्पना करके अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में अधिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी करते हैं, जिसे दूरस्थ प्रतिबिंब यानी कि डिस्टेंस रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और यकीन कीजिए, ऐसा करते समय हमारे तर्क करने की क्षमता में चमत्कारिक सुधार होता है, खास तौर पर उन समस्याओं के बारे में जो हमारे अंदर नकारात्मक मजबूत भावनाओं को पैदा करती हैं। पांचवा बिंदु है एंगर एंड परसीव्ड इनजस्टिस। फिलोसफर्स ने कई शताब्दियों से न्याय की प्रकृति पर बहस की है, लेकिन हम आमतौर पर यह नहीं सोचते कि ऐसा करना थेरेपेटिक यानी कि उपचारात्मक होता है। हालांकि कई अध्ययनों के मुताबिक जो व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वो अक्सर खुद को ही अन्याय का शिकार मानते हैं। प्राचीन ग्रीक फिलोसफर समझते थे कि क्रोध अक्सर उन लोगों की इच्छा से जुड़ा होता है जिन्हें हम दंडित करने के लिए अन्यायपूर्ण काम करते हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रोध में अक्सर किसी नियम का उल्लंघन करने के लिए दूसरों को दोषी ठहराना शामिल होता है। सुकरात ने जोर देकर कहा था कि दूसरों का अन्याय उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और वो अपने अन्यायपूर्ण परीक्षण और मृत्युदंड के लिए जिम्मेदार लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। विरोधाभासी रूप से उनका मानना था कि अन्याय पीड़ित से अधिक अपराधी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अफसोस आज कुछ ही लोग इस तरह के कट्टरपंथी रुख को स्वीकार करेंगे। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि यह धारणा कैसे सुकरात को उत्पीड़न के सामने असाधारण धैर्य और लचीलेपन दिखाने में मदद की होगी। यह पूछने की आदत डालिए कि आपको किस चीज से अधिक नुकसान हो सकता है, आपका गुस्सा या फिर जिन बातों पर आप नाराज हैं वो। हालांकि दुनिया में वास्तविक अन्याय पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और इनमें आपका गुस्सा शायद ही सबसे मददगार प्रतिक्रिया साबित होगी। मामूली मामलों में अपने अन्याय की भावना को त्याग देना ही सबसे अच्छा कदम होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़े तो स्वयं के क्रोध को मुखरता यानी कि असर्टिवनेस से बदलिए। हाँ, इस दौरान यह तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि हमारी भावनाएं उचित हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले भी यह जानना जरूरी है कि हमारा क्रोध हमें उस गलत काम से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसके बारे में हम चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। ऐसे ही साइकोलॉजिकल थ्योरीज के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।